क्वेश्चन सॉरी, ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो बात करेंगे ना, सारा कुछ डिफिनीशन में पड़ा हुआ है। डिफिनीशन को डिटेल में थोड़ा समझेंगे ना तो सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए कह क्या रहा है कि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो पहला कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। नॉन जीरो मीन व्हाट, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, नॉन पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर जो पैरेलल नहीं हो। पैरेलल वेक्टर होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसलिए नॉन पैरेलल भी होना चाहिए। दो कंडीशन है, दो वेक्टर ऐसा लेंगे जिसमें जीरो वेक्टर ना हो और ना ही पैरेलल वेक्टर हो। देन वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए या क्रॉस प्रोडक्ट। इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में ए क्रॉस बी, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो अलग चेंजिंग आ जाएगा। क्या, अब मैं आगे बताऊंगा। इन दैट ऑर्डर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, यानी कि अब ये जो भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, एक तरह का वेक्टर ही आएंगे। डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग को स्केलर मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर ही मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है ये दिया हुआ है, डिफिनीशन में ही दिया हुआ है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। कुछ ऐसे टर्म है जिसका डिफिनीशन ही है। जैसे आप मान लीजिए कि फंक्शन, तो फंक्शन का कोई प्रूफ है नहीं भाई, एक डिफिनीशन है, एक थ्योरम में स्टेटमेंट है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से मान के चलिए ना कि डिफिनीशन है, इसका प्रूफ के पीछे दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, इसका भी प्रूफ होंगे लेकिन 12th लेवल तक बस डिफिनीशन दिमाग में रखिए। तो बोल रहा है कि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, सेकेंड मैग्नीट्यूड ये रहेंगे। तो जब ये वेक्टर बोल रहा तो कुछ ना कुछ जो डायरेक्शन रहना ही चाहिए। अब थीटा का बात आया तो थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। कुछ डायरेक्शन, अब जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो ये पता चल गया, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को बोलिए ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। किसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसी चीज को जनरलाइज अब हम एक क्रॉस प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट दे तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये टोटल यहाँ से क्या आता है, मैग्नीट्यूड है। चलिए बात तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन अब ये बोल रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर का क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम एन कैप ले लेते हैं। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको ना थोड़ा फिगर से जनरलाइज करें कि आखिर हो क्या रहा है। मान लिया एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मान लिए कि ये क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है ना भाई। ये बात करेंगे तो एक प्लेन ही में होगा ना, ये ड्रॉ किया तो सपोज मान लिया कि एक प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन में है। प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूं ना, 2D फिगर है भाई ना। अब इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। किसका, प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर किस प्लेन पे है, इस पे है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा। ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, तो दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसे तो भाई हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना यूनिट वेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, एन कैप। क्लियर। अब यहाँ बात करा राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ठीक है समझते हैं बात को। राइट हैंडेड सिस्टम, या तो राइट हैंड रूल लगाइए, फिजिक्स का बात है, ठीक है, वहां से आप लोग राइट हैंड रूल क्लास 9th 10th में पढ़े हैं, राइट हैंड रूल है ना। तो राइट हैंड रूल में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या बोलता है, थंब, कर्ल फिंगर, और ये थंब का बात कर रहा है। क्या करेंगे, ए के अलोंग निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके अलोंग फिंगर रख दीजिए और बी के अलोंग कर्व करिए। ऐसे जाएंगे तो ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड की ओर। तो अपवर्ड की ओर मतलब कि ऊपर जा रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ऐसे किया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखें तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ रहा है, अगर ऊपर की ओर आ रहा है ऐसे तो ये क्या नजर आएगा, पॉइंटेड आएगा, पॉइंटेड नजर आया। यदि मैं इसके अलोंग कर्ल फिंगर को रख दूं, ठीक है ना, और ए के अलोंग कर्ल करे तो ये अंदर की ओर जा रहा है, थंब, तो थंब तो एरो का सिंबल ऐसे, अगर एरो है तो पॉइंटेड अंदर जा रहा है तो पीछे कैसा देखिएगा, एरो का क्रॉस। तो मैं अब कहाँ चेंजिंग कर रहा हूँ, ऐसे बी से ए की ओर, अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की ओर, समझ रहे हैं। तो ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या जाएगा, बी क्रॉस ए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, तो ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएंगे, क्रॉस का सिंबल आएगा। यही बात कह रहा था। अगर फिर से एक बार रिकॉल करें तो कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर नन वेक्टर, जीरो वेक्टर तो है नहीं और नहीं पैरेलल वेक्टर है। बात क्लियर। इसी ऑर्डर में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो वो वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये जो मैग्नीट्यूड में जो थीटा का वैल्यू आया, थीटा है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भाई वेक्टर है, चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कर दिया। बाहर की ओर निकल रहा है डॉट, अंदर की ओर जा रहा है क्रॉस, तो बाहर निकलने का मैं ऊपर की ओर डायरेक्शन लिया, अंदर जाने के लिए नीचे का डायरेक्शन लिया, इसीलिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर ए इक्वल के नहीं होता है, वो निगेटिव में आएंगे। क्लियर, ये सारा डिफिनेशन रहता। तो नोट करिए, आगे देखते हैं। अच्छा, रिजल्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस, तो अब मुझे फॉर्मूला पता चल गया क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। पहला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये कभी इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, रिजल्ट का अगर बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये जीरो आएंगे कब, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो ये जीरो हो जाए या फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई, जीरो गुने समथिंग जीरो, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। तो थीटा इंप्लाइड है, थीटा का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए एंड सो ऑन। थर्ड, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, साइन 90 जीरो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फील करते हैं कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट देता क्या है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में लेके आया हूँ, तो फील करते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं उससे। तो इसके लिए दो वेक्टर लेता हूँ, ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर, एक ए वेक्टर। तो इसी के अलाउंग ए वेक्टर के अलाउंग मैं पैरेलल थोड़ा ड्रॉ कर दी, बी वेक्टर के अलाउंग पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ताकि ये क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम। थोड़ा दिखने में लग नहीं रहा है, थोड़ा ये ज़्यादा बेंड कर दिया मैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। तो अब थोड़ा फील होंगे, यहाँ लगेगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल से कोई मान लिया थीटा। तो यदि मैं
वही क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट डायरेक्शन होगा, इसको मान लिया एन कैप। क्लियर? चलिए मैं नेमिंग देता हूँ 0 A B C, ठीक है ना। B से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं किस पे, OA पे, जिसका नेमिंग देते हैं L। तो आ रहा देखिए इन ट्रायंगल OBL साइन थीटा अप्लाई करूं तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, थीटा के सामने वाला साइड BL और H क्या हो गया OB। तो अब चूंकि OACB एक पैरेललोग्राम है तो OA OC BC OB एक साइड है और साइड क्या होगा, एक फिक्स लेंथ होंगे। तो OB एक फिक्स लेंथ का बात कर रहा है, B वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, B इसके रिप्रेजेंट में लेंथ निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, BL/B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। BL यहां से निकल के आ जाएंगे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए नाउ हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या पढ़े हैं अभी इसके पहले, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n का, यहीं पर हम लोग। अब यहाँ से देखिए B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इसके जगह मैं लिख दूं A वेक्टर का मैग्नीट्यूड BL n कैप। क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि लिख देंगे देयरफॉर BL इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। नाउ अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो क्या है, वो OA है, समझ में आ रही है बात, OA BL n कैप। OA है क्या, पैरेललोग्राम OABC का बेस, तो OA की जगह मैं लिख दिया बेस। BL क्या है, हाइट है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये हाइट लिख दिया इंटू n कैप। तो बेस इंटू हाइट क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, मैं लिख दूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB n कैप। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देगा, ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है, तो ये दोनों मिलके कंबाइन करके देगा क्या, वेक्टर एरिया देगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ में आया? तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं यदि कि A क्रॉस B वेक्टर सिंपल में बोले तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB अलोंग साइड OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। OA वेक्टर नहीं बोलेंगे, OA एंड OB। तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मीनिंग पता चला ना कि आखिर ये है क्या। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला तो ये वेक्टर एरिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन किस फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो लेकिन अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो एरिया तो मैग्नीट्यूड सिर्फ देगा, तो क्या दिक्कत है, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड कर दिया तो मैं इसको लिख दूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB। तो जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप एक पैरेललोग्राम है उसको हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो यही था मीनिंग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये क्यों बताया, क्या फायदा क्वेश्चन में भी इस टॉपिक पे आ जाए, बुक में हो या फिर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो हर वो कॉन्सेप्ट तो सीखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है तो कॉन्सेप्ट नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, तो
चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो जान चुका हूँ डिफिनीशन से ही, क्या है ये कम्यूटेटिव नहीं है। मीन्स व्हाट कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों होता है इसका रीजन मैं बता दिया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो थोड़ा डिफरेंस समझते चलेंगे। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होते हैं। कोई स्केलर से हम ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किए फिर क्रॉस किए बी वेक्टर से, तो उसमें कोई स्केलर से किसी तरह से भी अरेंज कर दीजिए कोई स्केलर, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम एम को कॉमन ले लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले करिए फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में हम एम स्केलर से मल्टीप्लाई किए उसके बाद ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। दो को स्केलर लिए, उसमें ए वेक्टर में स्केल कर दीजिए, बी वेक्टर को स्केल कर दीजिए, या फिर पहले दोनों स्केल करके मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, फिर यानी किसी तरह से भी कर दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये ब्रेक करिएगा ऐसे, डॉट प्रोडक्ट था तो यहाँ पे डॉट रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट में यही प्रॉपर्टी थी ना, 10 क्रॉस की जगह डॉट रहेगा, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए माइनस के साथ वही चीज़ आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे जो काम आएगा, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के फॉर्म में, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। क्या है ये, सपोज लेट मान लिया कि कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, क्लियर। बी वेक्टर है, इसको ले लिया B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में देगा। कैसे करेंगे, आप क्या करिए ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करिए, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। तो अब यहाँ पे काम आएगा क्या कि आई यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, तो वो तो अभी तक बताया नहीं हूँ। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ और पहले ये समझ लेते हैं, तब ये आपको क्लियर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ इसको इरेज करने के लिए। क्या है टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये क्या है, तो वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ले लिया, एज्यूम किया ये एक्स है, वाई है, जेड है। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं कि एक्स के अलॉन्ग आई कैप ले लिया, वाई के अलॉन्ग जेड कैप एंड जेड के अलॉन्ग के कैप। यदि मैं आई और जे को क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या मिलेगा, जेड और के को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेंगे, आई और के को प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा, या फिर जेड कैप और जेड कैप को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इस सब के लिए क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए आई है, जे है, के है, यहाँ भी बना देता हूँ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एक मैं जा रहा हूँ किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, क्लॉकवाइज अगर गया तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो रिजल्ट निगेटिव में मिलेंगे। वेट करिए, अब क्या करना है भाई, यदि मैं के और आई को क्रॉस प्रोडक्ट करूं, के एंड आई,
के आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, प्लस में जे कैप। इसी तरह से जे और के कैप का, जे और के में जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, फिर आई कैप मिलेंगे, ठीक है ना। नाउ के और आई में गया, के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। तो ये तो पहले ही से आ गया, जे और के हो गया, आई और जे नहीं हुआ। अगर आई और जे कैप लेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, के मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेंगे। इधर से चलो आई और के जाऊँ, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो निगेटिव देगा, आई से के में जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जे। उसी तरह से जे से आई में गया, के मिलेगा, वो भी निगेटिव में। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया ना कैसे होता है। डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं। आई और आई में 1 आता है, जे में 1 होता है, के में 1 होता है। अपोजिट रहा आई और जे तब 0 होता है, लेकिन इसमें हाँ ये हो गया ना। चलिए ये तो अलग अलग आ गया। अब सेम रहा तो क्या करेंगे भाई, सपोज मान लीजिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये 0 आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। क्यों, क्योंकि अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। तो अब ए की जगह अगर आई कैप ले लिया और अगेन आई कैप ले लिया, तो साइन थीटा दोनों एंगल, अगर आई और आई के बीच में, तो दोनों तो भाई कोइंसाइड कर रहा है, एंगल कितने बनेंगे 0। अगर ये आई कैप को इंडिकेट कर रहा है, अगेन इसी पे एक और ले लिया आई कैप, दोनों तो कोइंसाइड कर जा रहा है, एंगल कितना आ गया 0, तो साइन 0। ये डिफिनेशन सही आ गया सारा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, आई कैप और आई कैप तो क्रॉस में दे रहा है, तो आई क्रॉस आई 0, फिर इसमें जाएंगे, आई से जे में गया A1 B2, A1 B2, आई से जे, आई क्रॉस जे, यानी क्या मिलेगा, प्लस में के कैप मिलेगा। समझ में आ रही बात। फिर इसको इससे किया, आई से कहाँ जाना है, के में, मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट आया क्या, A1 B3, आई से आई क्रॉस के क्रॉस, आई क्रॉस के क्रॉस, ये मिल रहा था, क्या मिलेगा, माइनस जे, तो हम माइनस लग जाएंगे जे कैप। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो उतना आप खुद करिए, मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू डिटरमिनेंट निकल के आएगा आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको अब ब्रेक करिए, तो ये प्लस माइनस प्लस, आई कैप अगर लिया मैं, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे के साथ जे कैप, ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देना है, ये कोफिशिएंट A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप, ये कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, A1 B2 माइनस B1 A2, या फिर A2 B1 लिख दें। इसको मल्टीप्लाई करिए, ये वही आएगा जो हम लोग ये मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। तो इतना लंबा करने से बेटर है कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। फील हुआ, समझ में आया। इसलिए मैं इसको आप खुद से करिए और मैच करिएगा। मान लीजिए 1 है और ये 2 आया, दोनों एक ही चीज़ है, फिर इसमें से आपको कुछ कॉमन लेने होंगे। क्लियर, नो डाउट। चलिए आज इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।
तो कैसा लगा इस सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए कुछ तो रिजल्ट मिले। मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करता हूँ, जो भी कमेंट करते हैं प्लीज़ शेयर माई वीडियो। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करते पढ़िए, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू।